आज हमारे साथ हैं रेडियो लेक सिटी पर शहीद लेफ्टिनेंट अर्चित वर्डिया की बहन दिव्यानी वर्डिया। दिव्यानी, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है और इससे बढ़िया क्या होगा कि आज एक बहन अपने भाई के बारे में बात करेगी। वो भाई जिसे पूरा देश राखी बांधता है, लेकिन वो आज आपके साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन आप उन्हें बहुत याद कर रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं। क्या कहना चाहेंगी? भैया ज़रूर साथ में नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि भैया ने जो काम किया है उसके लिए हम उस पर बहुत गर्व करते हैं और देश के लिए शहीद हुए, इससे ज़्यादा तो किसी की शहादत क्या मायने रखेगी। बिल्कुल। कुछ अपने बारे में भी बताएं, आप आजकल क्या कर रही हैं? मैं अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ एज स्टेट टैक्स ऑफिसर। ऐसे बहादुर फौजी भाई की बहन होने पर कैसा महसूस करती हैं बहुत, जब लोग आपको अर्चित वर्डिया के बहन के रूप में पहचानते हैं? बहुत अच्छा लगता है। खुद की पहचान उस समय ऐसा लगता है कि चाहे जो भी है, पर भैया के नाम से पहचाना जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत गर्व महसूस होता है कि लोग बाग कहते हैं लेफ्टिनेंट अर्चित वर्डिया, और किसी के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं देखती हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ याद है, बिल्कुल याद है। आज 9 साल हो गए हैं भैया को, फिर भी सभी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो लगता है कि एकदम तब फ्रेश है सबके दिमाग में, और ऐसा बहुत कम होता है कि 9 साल बाद किसी को इतना याद रखा जा रहा है। मेरे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या होगी। दिव्यानी, भैया आपसे 4 साल बड़े थे, हाँ, है ना? तो छोटी बहन और बड़े भाई के बीच में जो एक नोकझोंक होती है, कैसी थी आप दोनों के बीच? जैसे सभी भाई बहनों के बीच में एक नोकझोंक तो होती रहती है, उसी तरह से मेरे और मेरे भैया के बीच में भी थी। एक अच्छी बात ये थी कि भैया कभी ऐसा नहीं समझते थे कि छोटी है तो मतलब किसी प्रकार का हक कम दिया हो, या परिवार में जो से कहते हैं अपना एक खुद का से होना, वो मेरे को हमेशा से मिला है। कोई भी डिसीजन लिया है तो सबसे छोटी मैं थी, फिर भी मुझसे सारे डिसीजंस पूछ के लिए जाते थे। मेरी भी सहमति रजामंदी उस पर होती थी, और भैया ने बहुत फ्रीडम और एक इनविजिबल बाउंड्री। हमेशा मुझे पता था कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ मेरे पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, बट एक इनविजिबली वो मुझे हमेशा मेरे साथ है कि वो देख रहा है कि सब सही है या नहीं, और अगर वो बस देखेगा कि अगर कुछ गलत है तो वो आ जाएगा। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं, बट भैया का प्रोटेक्शन हमेशा मेरे साथ था जब वो थे, और अब वो नहीं है तो लगता है कि हाँ अकेला फील होता है, बट ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं भैया की प्रेजेंस आज भी मेरे साथ है। तो जैसा ढाल की तरह वो एक ढाल की तरह वो आपके साथ रहते थे। तो जब उन्होंने फैसला किया, हालांकि उनका जो जुनून था वो 4 साल की उम्र से था कि मुझे फौज में जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है, लेकिन जब ये निर्णय वाकई में हो रहा था कि वो जाएंगे, अब बाहर ट्रेनिंग लेंगे, चेन्नई में उन्होंने ट्रेनिंग अपनी पूरी की और उसके बाद नेचुरल है पोस्टिंग भी होगी, तो उस समय कैसा महसूस हुआ कि भाई से दूर होना? भैया को तो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि जब उनका एग्ज़ाम था तो उस समय मैं स्कूल में ही थी, और वो जो पढ़ रहे थे वो जनरल अफेयर्स, जीके वगैरह सब मैंने उसको बैठ के पढ़ाया था। तो मैं आज भी याद करती हूँ कि उस आर्मी में जाने के लिए मैंने तो उसको पढ़ाया था। तो पता था कि भैया जाएंगे। उसके बाद तो मेरे फादर की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो इतना तो मुझे पता था कि अगर भैया नहीं है तो घर पे मुझे संभालना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो मैं शुरू से ही रेडी थी। दिव्यानी, जो आप बात कर रही थी पिताजी की, तो पापा को कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि मेरा बेटा है तो मेरा बिजनेस संभाले बड़ा होके, कि या उन्होंने उनके सपने में पूरा साथ दिया, आपके भाई के सपने में? मैं इसको और अच्छे से रिफाइन करूँ तो मैं कहूँगी कि भैया ने पापा का ही सपना पूरा किया। पापा का सपना था कि भैया आर्मी में जाए। बचपन से मेरे फादर के फ्रेंड्स थे आर्मी में, तो उदयपुर कैंट में, तो फादर मेरे हम सबको वहाँ लेके जाते थे। भैया को स्पेशली वहाँ का माहौल दिखाते थे, उनसे बात करवाते थे कि कैसे लाइफ होती है। तो बचपन से भैया इंस्पायर्ड थे, और उसमें प्रेरणा मेरे पापा की है। तो भैया बाहर चले गए, पापा भी नहीं जब, तो आपने जिम्मेदारी नेचुरली काफ़ी बढ़ गई होगी आपकी, मम्मी के प्रति भी और घर के प्रति भी। कैसे क्या सब मैनेज? मतलब अब ये तो क्या ही बताऊँ हो गया मैनेज। मम्मी का और मेरा साथ था मैनेज, तो साथ में मिलके कर लिया, और हम एक दूसरे की हिम्मत है। मम्मी कभी कमज़ोर पड़ती है तो मैं खींच लेती हूँ ऊपर, मैं कभी नीचे होती हूँ तो मम्मी खींच लेती है। तो इस तरह से हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है, और हम उसको याद करते हैं। हम हर पल, हमारी हर बात में भैया का नाम होता है। हम सोचते हैं कि वो आएगा वापस, वो ज़रूर आएगा, ऐसा हमारी बातों में ये शामिल है। तो उस दौरान हम कभी सैड नहीं होते। हम हमेशा यही बोलते हैं कि भैया आएगा ना तो अपन उसको ये बात बताएंगे, हम उसके साथ ये मस्ती करेंगे,
हमारी बातें बस यही है और यही हमारी दुनिया है, और हम यही सोच के अपने दिन अच्छे से निकाल लेते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि आपके लिए भी पिता की जगह और भाई की जगह कोई नहीं ले सकता, और आपकी मम्मी की जिंदगी में भी ये स्थान कोई नहीं ले सकता। एक दूसरे का सहारा बन के आप अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो जाती है। तो ऐसे में मिलता है लोगों का सपोर्ट कि नहीं, कि या कभी कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता? उसमें तो ऐसा है कि भैया का रिश्ता और व्यवहार इतना अच्छा था कि आज भी जो भैया के फ्रेंड्स हैं, जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, मैं उनको आज भी कांटेक्ट में हूँ। और जो आर्मी है, आर्मी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। आज 9 साल हो गए, भैया की डेथ एनिवर्सरी अभी गई है 20 जुलाई को, पर वहाँ उन्होंने इतनी तेज बारिश में भी एक बहुत अच्छा लेवल का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था भैया को फेलिसिटेट करने का। उसमें ब्रिगेडियर, कर्नल, उनकी वाइफ और भी रैंक्स के ऑफिसर्स ने भैया को रीत चढ़ाया था, और बहुत तेज बारिश थी फिर भी कोई नहीं वहाँ से हिला, और पूरा फंक्शन सेरेमनी ओवर करके ही वहाँ से हटे। और उदयपुर के लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सहारा है सबका। फंक्शंस में मम्मी को इनवाइट करते हैं, कई सारे फंक्शंस में मम्मा चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, और ऐसे अच्छा है सपोर्ट। तो गर्व तो बिल्कुल। हेलो, थोड़ा टाइम निकलता है, फिर कहीं कहीं कोई फंक्शन है तो इनवाइट कर लिया, तो वो हमेशा ऐसा लगता है कि भैया के कारण हम आज भी, भैया नहीं है पर हम आज भी उनके कारण इतना पहचाने जा रहे हैं अगर, तो मम्मी के लिए तो बहुत गर्व की बात है। और आपने जैसे कहा कि भैया का नेचर बहुत मिलनसार था, कुछ उनके बारे में भी बताएं कि वाकई में उनको किस तरीके के शौक थे और क्या हॉबीज़ रही उनकी। भैया का व्यवहार इस बात से आप सभी पता लगा सकते हैं कि 9 साल बाद भी जो उनसे संपर्क में था वो आज भी हमारे संपर्क में है। और सब ये कहते हैं कि जब भैया का ये इंसिडेंट हुआ तो कोई कहेगा कि 2 दिन पहले ही बात हुई थी, कोई कहेगा कि 4 दिन पहले ही बात हुई थी, जबकि भैया ग्लेशियर पे थे तो भी सैटेलाइट फ़ोन से वो कैसे न कैसे मैनेज करके हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। उस समय तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, बट फिर भी उस दुर्गम पहाड़ियों पे भी भैया से कांटेक्ट बना के रखते थे सबसे। और यहाँ उदयपुर में जैसे थोड़े दिन के लिए आए हैं तो घर पे कम रहते थे बट बाहर ज़्यादा रहते थे, क्योंकि इतने सारे जनों से मिलना करना, तो सबसे अपना उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा था। फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा था। आज भी हम लोग को नहीं पता है पर कितने जन आके बोलते हैं कि अर्चित तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, या हमसे मिल के गया था, और हमको पता ही नहीं होता है क्योंकि हम तो दोनों घर पे होते थे और भैया रात में 1-1 बजे तक आते थे सबसे मिल के। शायद उसको पता होगा या उसका नेचर ही ऐसा था कि मिल लो अच्छे से सबसे, हमेशा ऐसे ही मिलते थे जैसे अब सब कहते हैं ना कि ऐसे जियो जैसे ये आपका आखिरी लम्हा है, तो वो उसी तरह से सबसे मिलते थे और सबको अपना बना लेते थे। अब आपसे ये जानना चाहेंगे दिव्यानी, जब ये सूचना आई दिल को भेदने वाली, तो रक्षाबंधन का दिन भी नज़दीकी आ रहा था। ऐसा पल था कि जब शायद आप राखी बांधने के लिए भाई का इंतज़ार कर रही थी और एक ऐसी घटना के बारे में आपको पता चला। हालांकि एक गर्व ये महसूस होता है कि भाई शहीद हुआ है, देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी दी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में इंतज़ार तो है। उस वक्त कैसा लगा? भैया के साथ ये इंसिडेंट 20 तारीख रात में करीबन जो बताया गया वो 8 बजे या 9 बजे की बात है, और हमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग 21 को बताया गया था कि ऐसा हुआ है। तो उस समय सुबह का ही टाइम था और मैं उस समय सोई हुई थी, मम्मा किचन में या कहीं थे, तो फ़ोन आया था। तो उन्होंने सिर्फ मेरे ताऊजी का एड्रेस पूछा था, क्योंकि उनको भी पता था कि घर पे सिर्फ मैं और मम्मी हैं, तो एकदम से वो भी हिम्मत नहीं कर सके बताने की। तो उन्होंने ताऊजी का एड्रेस मांगा था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ताऊजी का एड्रेस मांगा है तो मैं पूछ लूँ एक बार कि क्या बात है। तो मेरा बहुत पूछने के बाद वो मुझे बता पाए कि उन्होंने उस समय भी सिर्फ इतना ही बोला था कि एक फायर एक्सीडेंट हो गया है ग्लेशियर पर और भैया मिसिंग है। तो मैंने हिम्मत रखी, मैंने यही बोला कि कोई बात नहीं, मिसिंग है तो आप थोड़ा सर्च ऑपरेशन अपना और इंटेंस करिए और ढूंढिए कहाँ है। तो फिर 1-2 बार और बात हुई और फिर उन्होंने बताया कि हमने सब कुछ ऑपरेशन रात से चल रहा है और फाइनली हम लोग मतलब इस कंक्लूजन पे है कि भैया और एक ऑफिसर इज़ नो मोर। तो मैंने सुना, अब मेरे को ये तो था कि मुझे तो पता चल गया, अब मैं मम्मी को कैसे बताऊं।
तो मैंने सिर्फ मम्मी को यही बोला कि मम्मी आप हमेशा याद करती थी भैया को कि भैया बहुत दूर चला गया है और आप मिल नहीं पाती हो उनसे रोज़, तो भगवान ने ऐसा कर दिया है कि अब वो मेरे अंदर आ गए, अब आपके दोनों बच्चे आपके सामने। तो मम्मी एक बार को समझी नहीं, पर फिर भी माँ का दिल है ना, तो वो पता नहीं क्यों एक रात पहले से ही जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब भी उनको कुछ बेचैनी थी और वो रो रही थी एक रात पहले, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो उनको क्यों रोना चाहिए। मैंने पूछा भी कि आप क्यों दुखी हैं या क्या हुआ है, तो कह रही बस मेरा मन बहुत घबरा रहा है। और शायद भी वही टाइम था जब भैया के साथ कुछ इंसिडेंट हो रहा होगा, हम लोग को कोई आइडिया नहीं, पर माँ का दिल है ना, उनको सब पता होता है। तो जब मैंने ये बोला ना तो उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो भी सिर्फ सुनी और बैठ गई, और हम दोनों एक दूसरे को बस बैठ के देख रहे हैं और रोना भी नहीं आ पा रहा, समझ ही नहीं आया कि अब होगा कैसे अब अपनी क्या। भावनाओं को व्यक्त हाँ, करें या क्या एक दूसरे से बात करें। ना तो बात कर पा रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कुछ भी नहीं, और बस बैठे हैं। और जब अंतिम विदाई दी जा रही थी उस समय आपने अपनी राखी जो है जो भाई के लिए एक आपने अपने मन से ली भी थी, वो भाई को वो आपने अर्पित की और मुखाग्नि भी दी। ये तो इससे बड़ा कोइंसिडेंस मेरी लाइफ में और होगा नहीं, क्योंकि भैया को राखी, भैया भले आर्मी में भी चले गए फिर भी मेरी राखी ऐसी उस वो जहाँ पर भी था ना, उस सभी जगह मेरी राखी उस तक पहुँची है, चाहे वो किसी ग्लेशियर पे हो या पहाड़ियों पर हो, कहीं भी हो, मेरी राखी हमेशा भैया तक पहुँची है। और राखी आने में उस समय 1 महीना बाकी था, 20 जुलाई की बात है, अगस्त में राखी थी, पर मुझे पता था कि राखी पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं सियाचिन भी भिजवाने वाली थी मेरी राखी, और उसके लिए मैंने एक ऑफिसर थे जो फ्लाइंग ऑफिसर है, मैंने उनके साथ टाइप कर लिया था कि आप मेरी राखी लेके जाओगे, उदयपुर से हैं वे भी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कल जा रहा हूँ, तो तुम राखी का बना लेना सब जो भी तुम्हें बनाना है। तो जब ये इंसिडेंट हो रहा था 20 तारीख को, मैं उस समय उसको लेटर लिख रही थी, और अभी 1 महीना बाकी है राखी आने में, फिर भी वो टाइमिंग ऐसा था कि वहाँ वो इंसिडेंट हो रहा होगा और उस समय मैं लेटर लिख रही हूँ, और लेटर में मैंने ये लाइंस भी लिखी है कि भाई तू चिंता मत करना, पीछे मैं सब संभाल लूँगी। मुझे नहीं पता मैंने ये लाइंस क्यों लिखी, पर अपने आप से मैंने उसको लेटर लिखा। मैं हमेशा उसको एक अपने हाथ से बना के लेटर और हाथ से ही बना के राखी भेजती थी, और लेटर और कार्ड तो फिक्स था, तो मैं बना रही हूँ और उसके साथ वो इंसिडेंट हो रहा है, जबकि मैं कोई और दिन भी ले सकती थी, 2 दिन पहले भी बना सकती थी, या हो सकता है मैं बाद में भी बनाती, पर वो ही डे मैंने चुना जब उसके साथ वो इंसिडेंट हो रहा था। और मैंने लेटर लिखा है, मम्मी ने लेटर लिखा है, मम्मी ने भी लिखा कि टुक टुक बहुत, मेरा घर का नाम जो है उससे बोला कि वो बहुत जिम्मेदार हो गई है, घर का सारा संभाल लेती है तेरे एब्सेंस में, और उसके होने से मुझे कोई चिंता नहीं है, तू बिल्कुल चिंता मत करना। माँ ने ये लेटर लिखा और मैंने भी अपने लेटर में लिखा कि भाई तू चिंता मत करना, मैं पीछे हूँ। पता नहीं ये बातें हम दोनों क्यों लिख रहे थे भैया को, क्योंकि मैं लेटर पोस्ट नहीं कर पाई थी, रात में मैंने लिखा था और सुबह मुझे उसे पोस्ट करना था, तब तक तो वो न्यूज़ आ गई थी, तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो वो राखी मेरे पास ही थी। और फिर भैया की जब 7 दिन बाद 27 को भैया का फ्यूनरल हुआ था, 7 दिन लग गए थे बॉडी आने में। और उस दौरान एक बात ये मैं बताना चाहूँगी कि भैया को 3 बार गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, जो कि बहुत एक रेयर चीज़ है, बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है। एक बार तो लेह एयरपोर्ट पे मिला था, एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे, एक बार उदयपुर एयरपोर्ट पे, और फिर जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तब उनको 21 तोपों की सलामी मिली थी। तो उस दौरान जब मेरे पास राखी थी और भैया तो थे नहीं, पर मैंने कॉफिन को ही फिर राखी चढ़ाई थी, और उसके बाद मैंने और मेरे ताऊजी के बेटे हैं, हम दोनों ने मिलके उनको मुखाग्नि दी थी। वो आपकी अपनी इच्छा थी कि आपको किसी ने कहा कि ये सब आपको ही करना है? भैया के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बस जैसे निभाती चली गई, और एक तरह से लगता है ना कि भैया तो मम्मी को मेरे भरोसे तो छोड़ के गए और किसके भरोसे छोड़ के गए। तो माँ का ख्याल रखना मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी में आता है। माँ की जो इच्छाएं हैं, जो वो चाहती हैं, जो उनके सपने हैं, वो सब मुझे पूरे करने हैं। बेटे और बेटी दोनों का फ़र्ज़ निभा रहे। बिल्कुल। और जैसे ये बात हुई थी अंतिम विदाई की, तो अमूमन जैसे एक धारणा रहती है कि घर का कोई पुरुष हो वो ही करता है ये काम। हालांकि अब समय काफ़ी बदल गया है। अगर आपके परिवार में बेटियां हैं तो बेटियां भी अपने माता पिता को मुखाग्नि देती हैं, पर जब ये बात भाई के लिए थी
तो उस समय तो ये निर्णय करना और अपने अंदर जो संवेदनाएं हैं उनको समेट कर वो सब क्रिया करना, वो बहुत मुश्किल रहा होगा। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं सब कुछ मतलब या तो मैं टूट सकती थी, या मैं अपनी मम्मी को स्ट्रेंथ देकर उनको फिर से दोबारा खड़ी कर सकती थी। तो मैंने बस यही दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने मम्मी के सामने, और वैसे भी मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं हिम्मत रखूं और मम्मी को भी हिम्मत दूं। तो ये एक नेचुरली एक अंदर से एक हुआ है कि कभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं, वो बस एक भैया ऐसा लगता है कि ऊपर से कह रहा है कि हाँ सब तुझे ही करना है, तो वो एक हिम्मत अपने आप से बनी हुई है। जैसे आपने कहा कि आप हमेशा राखी खुद से बनाकर भेजती थी, तो मार्केट में अगर जाते हैं तो बहुत तरह तरह की राखियाँ होती हैं और रेट्स का तो खैर कहना ही हाँ। क्या। तो कभी भाई का मन नहीं किया कि मुझे अच्छी से अच्छी बाजार की राखी ला के दे? आप बिलीव करेंगे, मैंने इस बार भी, जब भैया नहीं है 9 साल हो गए, मैंने आज भी एक राखी बनाई है उनके लिए और मैंने उनकी यूनिट में भेजी है। क्या बात है। तो भैया का वहाँ पे एक स्टैचू है, उसको राखी बांधते हैं वे लोग मेरी तरफ से, तो मैं हमेशा हर साल राखी भेजती हूँ। और भैया को भी बाजार की राखी पसंद नहीं थी, वो भी मुझसे ही बनवाना पसंद करता था। और वैसे भी ये तो प्यार का सूत्र है, भले एक कच्चे धागे का ही क्यों ना हो। गिफ्ट में क्या मिलता था, या आप हमेशा बड़े बड़े महंगे गिफ्ट डिमांड करती थी? गिफ्ट का यहाँ थोड़ा उल्टा सीन था, भैया कभी दे ना दे पर मैं ज़रूर उसको देती थी। अच्छा। चॉकलेट्स या उसकी पसंद की, तो हमेशा भैया का ऐसा कभी मना नहीं किया, वो तो हमेशा यही था कि तुझे क्या चाहिए बोल, पर मुझे कभी कुछ मांगने जैसा रहा नहीं। पर हाँ, जब आखिरी बार आए थे भैया, तब वो मुझे एक फ़ोन दिला के गए थे, तो वो फ़ोन आज भी मेरे पास है। दिव्यानी, भाई के शौक क्या क्या रहे? पढ़ाई लिखाई में कैसे थे और खेलकूद में कैसे थे? क्या कुछ उन्हें पसंद था? भैया की पढ़ाई की बात से स्टार्ट करें तो भैया ऐसे थे कि बहुत कम देर पढ़ते थे, बट उनका माइंड बहुत शार्प था, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी थी। तो मुझे लॉन्ग आवर्स सिटिंग करनी पड़ती है, पर भैया एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छे नंबर ले आते थे। तो एक तो ये उनका पढ़ाई का है, जैसे कहते हैं ना, एक बार पढ़ लिया एक तो बस बार दिमाग पढ़ में लिया। छप गया। इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड सुपर्ब था उनका। और मौज शौक की बात करें तो बहुत मस्तीखोर थे, बहुत मस्ती। और शौक उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। जब वे छोटे थे तब भी वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, बहुत छोटेपन से। तो अपनी साइकिल लेके खुद से नीमच माता जाना, फतेह सागर के राउंड काटना, फील्ड क्लब में क्योंकि मेरे फादर मेंबर थे, तो भैया वहाँ पे स्विमिंग करना, स्क्वॉश खेलना, जिम जाना, और ये सब भैया के शौक में शामिल था। और उसके साथ में भैया ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था कुछ समय के लिए पापा के साथ। तो उसके बाद शाम को आने के बाद फिर से जिम जाना। तो भैया का बहुत एक्टिव रहते थे, पूरे दिन एक्टिव रहते थे। मैंने कभी उनको सुबह 7 बजे बाद सोते हुए नहीं देखा। वो हम सो के उठते थे 7 बजे तक, तब तक भैया अपना नीमच माता जाना, फतेह सागर के 2-3 चक्कर काटना करके फिर घर आ जाते थे। जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे या जब वो पोस्टिंग पर थे, कभी जब घर आना होता था तो वो आपको, परिवार को समय देते थे कि दोस्तों में? ऐसा बहन मिस करती थी कि भाई मेरे साथ रहे? ये बात पता, हमारी लड़ाई हो जाती थी। मैं हमेशा कहती थी कि भैया घर पे क्यों नहीं रहता है, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर। बट भैया तो बाहर ज़्यादा, एक्चुअली वो हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हमारा है, बट ऐसा नहीं है। भैया के भी अपने रिलेशंस हैं, और आज उन्हीं रिलेशंस के कारण हम ये देख रहे हैं कि भैया का जो मिलनसार स्वरूप था, उसके कारण आज इतने सारे जने उन्हें आज भी याद रखते हैं। तो अगर इंट्रोवर्ट होते या ऐसे तो शायद कोई नहीं जानता उनको, पर उनका रिलेशन पर्सनली सबसे था। तो वो शहीद लेफ्टिनेंट अर्चित होने के अलावा सबके एक फ्रेंड के रूप में भी सब उनको मिस करते हैं, एक अपने रिलेशन के रूप में उनको मिस करते हैं। तो हाँ, घर पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड करते थे, पर बाहर लोगों में और डाइवर्स लोगों से मिलते थे, अपने स्कूल की टीचर्स से मिलते थे, अपने फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, या परिवार में जो हमारे सगे संबंधित हैं, ताऊ जी या बड़ी मम्मी, उन सब से मिलने जाना, बारी बारी से सबके घर जाना। उनको सब याद रहता था कि मुझे किससे मिलना है, इस बार मैं किससे मिलूंगा। तो एक बहुत छोटे से टाइम के लिए वो आते होंगे। हाँ। और उसमें उन्हें बहुत सी जिम्मेदारियां पूरी करनी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने स्कूल की बात की, तो स्कूल के टीचर्स या स्कूल से आज भी आप संपर्क में हैं कि अब
या आपका स्कूल और भैया का स्कूल एक ही था कि अलग नहीं, अलग? हम दोनों अलग स्कूल में पढ़े। पापा ने उनको द स्टडी में डाला और मुझे सेंट मैरीज में, तो हम लोग अलग स्कूल में पढ़े। बट भैया के स्कूल का जो माहौल है वो आज भी बड़ा पॉजिटिव है। वो लोग आज भी बहुत ऑनर करते हैं कि अर्चित भैया उनके स्टूडेंट एलुमनाई रहे हैं, और जो भैया के बचपन के फ्रेंड्स हैं वो आज मेरे भाई हैं, तो मैं उन सबको राखी बांधती हूँ आज। और वो कभी आना भूलते हैं रक्षाबंधन के पर्व पे? कभी नहीं भूलते, इतने साल हो गए हैं पर वो कभी नहीं भूलते आना। और वो मेरे भाई हैं तो रक्षाबंधन पे तो वो भूल ही नहीं सकते। और उसके अलावा भी साल में हम लोग बहुत बार मिलते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं। तो भैया उनके दोस्त से ज़्यादा आज वो मेरे भाई हैं। कुछ ऐसी ही एक उन्होंने भी पोस्ट की थी अपनी शायद इस बात से पहले कि मौत तो सबको आनी है लेकिन मेरी मौत याद रखी जाएगी। ये उन्होंने भी शायद क्या सोच के लिखा था, और उनको क्या पता था कि जब 20 फरवरी 1988 को उनका जन्म हुआ था तो एक ऐसे बालक का जन्म हुआ था जो महज 23 वर्ष की उम्र में देश का, शहर का, परिवार का, कुल का, सबका नाम रोशन कर जाएगा। कोई एक इंसिडेंस आपको याद हो अपने भाई के साथ का, बेहद याद आता हो? एक इंसिडेंट है दिवाली का। जब भैया 2010 में जब दिवाली आई थी तब भैया की एक ट्रेनिंग चल रही थी, कोर्स पे थे भैया देवलाली में। तो हम लोग को उस समय पापा की डेथ हो चुकी थी 2009 में, तो हम लोग दोनों अकेले ही थे, मैं और मम्मी। तो ऐसा था कि भैया के आने का तो कोई प्लान था नहीं राखी पे, दिवाली पे, तो हम दोनों ही थे। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी पूजा कर लेते हैं, अब क्यों लेट कर रहे हैं आप, 11 या 12 बज गई थी सुबह दिन में ऐसे। तो मम्मी बोली कि थोड़ी देर रुकते हैं, बस थोड़ी देर रुकते हैं, कर रही हूँ। ठीक है, हम मम्मी नेचुरली डिले कर रही थी। अचानक से घंटी बजी, डोरबेल बजी, और हमने देखा तो भैया वो हमें सरप्राइज़ देने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। छुट्टी हुई थी एक दिन की, तो देवलाली से पुणे से जैसे तैसे करके वो आए हैं और बस वापस शाम में चले गए। और एक ही दिन के लिए वो हमको सरप्राइज़ देने के लिए आए थे। और मम्मी कह रही थी, मम्मी का पता नहीं क्या दिल है, माँ का दिल सच में माँ का ही होता है। मम्मी कह रही मुझे लगता है कि देखना अर्चित आएगा और वो पूजा करेगा। मैंने कहा मम्मी वो देवलाली में वो कैसे आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है एक दिन के लिए उनके लिए आना। पर सच में भैया आए और पूजा उन्होंने ही की। दिव्यानी वैसे भी कहते हैं कि मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। और आज रक्षाबंधन का पर्व है, क्या कहना चाहेंगी बहनों के लिए भी, और आपके मन में आज जो भावनाएं हैं वो भी हमारे साथ रेडियो लेक सिटी के साथ और श्रोताओं के साथ ज़रूर साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि सीमा पर जितने भाई हैं भगवान उन सबकी रक्षा करें, सबके भाई अमर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, साउंड रहें। और आने वाले हर फेस्टिवल पे, ना चाहे राखी बट सारे फेस्टिवल पे सभी परिवार के लोग एक साथ रहें, सबकी बॉन्डिंग अच्छी रहे। और अगर भाई जाना चाहते हैं कुछ, अगर सेना में आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन परिवार वालों का सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है या एक मन में डर हो कि वो अपने कहीं घर के चिराग को खो ना दें, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगी? मैं भैया की ही बात दोहराना चाहूँगी कि मौत तो सबकी आनी है, पर मेरी मौत को याद रखा जाएगा। इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता कि यदि आपके मरने के बाद भी कोई आपको याद करे, और इतना याद करे कि 9 साल बाद भी आपकी यादें ताज़ा हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता। मरने का इससे ज़्यादा एक ऑनरेबल वे कुछ हो नहीं सकता। जो अपने देश के लिए हम शहीद हो जाएं, देश के लिए काम आ जाएं, तो बस इससे ज़्यादा क्या। बिल्कुल दिव्यानी, आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं, अपनी माताजी के प्रति भी, और एक बहू भी, बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हैं, एक उदाहरण पेश कर रही हैं। इसके लिए आपको भी सलाम और आपके भाई को भी शत शत नमन।